चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून रानी, गुड आफ्टरनून प्रतिभा, पवित्र, गुड आफ्टरनून पवित्र। सो एलिजाबेथन एरा टू जैकोबियन टू कैरोलाइन एज चल रहा है। एलिजाबेथन एरा हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम ड्रामा पढ़ेंगे टिल 1642 तक का, यानी जैकोबियन और कैरोलाइन एज तक जाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यही समझते हैं कि जैकोबियन और कैरोलाइन एज क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द जैकोबियन एज रिफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। जैकोबियन एज अंग्रेजी इतिहास के उस काल को कहते हैं जब राज कर रहे थे किंग जेम्स फर्स्ट, which lasted from 1603 to 1625। और जेम्स फर्स्ट ने राज किया है इंग्लैंड के ऊपर 1603 से 1625 तक। दिस एरा फॉलोड द एलिजाबेथन एज। इससे पहले एलिजाबेथन एज था, एज वी ऑल नो, एंड इज नेम्ड आफ्टर जेम्स फर्स्ट। और इसका नाम जेम्स फर्स्ट के नाम पर ही जैकोबियन पड़ा है, क्योंकि लैटिन भाषा में जेम्स को जैकोबस कहते थे, इसलिए वहां से इसका नाम जैकोबियन पीरियड हुआ। who succeeded क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की जगह ली थी उनके मरने के बाद। The Jacobean age is notable for its developments in English literature। जैकोबियन एज बहुत ही ज्यादा नोटेबल है क्योंकि इसमें बहुत विकास हुआ है अंग्रेजी साहित्य का, पर्टिकुलरली ड्रामा एंड पोएट्री। खासतौर से ड्रामा और पोएट्री का बहुत विकास हुआ, एज वेल एज एडवांसमेंट्स इन आर्किटेक्चर, साइंस एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा विकास हमें आर्किटेक्चर में, साइंस में, ठीक है, और पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है। थैंक यू अर्जुन, मीन्स अ लॉट। ठीक है, तो ये थे जैकोबियन एज। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम में जो PYQ आया हुआ है, कि एक तो जैकोबियन पीरियड का नाम जेम्स फर्स्ट के नाम पर ही है। तो आपको लगता है कि जेम्स से जैकोब कैसे बन गया, जेकब कैसे बन गया? तो जैसे हमने आपको बताया कि लैटिन में जेकब बोलते हैं, जेकबस बोलते हैं, तो वहां से जैकोबियन आया है। अब 1625 तक जैकोबियन पीरियड हो गया। The Caroline age refers to the period in English history। अब कैरोलाइन एज उस काल को कहते हैं अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी इतिहास में, जब राइन था, जब साम्राज्य था, राज्य था किंग चार्ल्स फर्स्ट का, which lasted from 1625 to 1649, जो 1625 से 1649 तक गया। This era is named after Charles फर्स्ट। इस एरा का नाम कैरोलाइन चार्ल्स फर्स्ट के नाम से ही आया है, क्योंकि लैटिन भाषा में चार्ल्स को कैरोलस बोलते थे, तो वहां से कैरोलाइन आया है हमारे पास। ठीक है, तो जे से जेम्स, जे से जैकोबियन, सी से चार्ल्स और सी से कैरोलाइन, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे, भले आपको लैटिन भाषा का वर्ड याद ना हो। ठीक है, गुड आफ्टरनून मधु। एंड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। और ये एरा जो है वो जाना जाता है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है साहित्य में, कला में, संस्कृति में, एज वेल एज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल। जी हाँ, इसमें काफी हद तक राजनीतिक और सामाजिक कोलाहल देखने को मिला है, अपहीवल देखने को मिला है। ठीक है, खूब समाज उलटफेर हुआ है, वो समझेंगे सारी बातें आज। अंडर चार्ल्स फर्स्ट पब्लिक थिएटर्स गॉट फ्लॉरिश्ड। चार्ल्स फर्स्ट के अंडर में जब इनका राज चला 49 तक, 25 से 49 तक, लगभग 25 साल, जो पब्लिक थिएटर्स थे वो बहुत फले फूले, एंड दे केप्ट ऑन ब्लूमिंग अंटिल 1642। और ये 1642 तक फलते फूलते रहे थिएटर्स। लेकिन 1642 में बहुत इंपॉर्टेंट ये भैया ईयर है एग्जाम के लिए। 1642 में पार्लियामेंट बैंड थिएटर्स, पार्लियामेंट ने थिएटर्स को बैन कर दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, अभी पता चलेगा सब कुछ, सारा इतिहास पढ़ेंगे आज आपको ये। ठीक है, अभी हमारा मकसद क्या था कि जैकोबियन और कैरोलाइन एज के डिफरेंस को समझना। ठीक है, वो हमें समझ में आ गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है जैकोबियन ट्रेजेडी। जैकोबियन ट्रेजेडी यानी कि 1603 से 1625 जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे हुए हैं, उस दौर में किस तरह की ट्रेजेडीज लिखी गई, हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके अर्जुन, कि आप थोड़ा सा अगर हो सके तो
ईयरफोन्स वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत स्लो है क्या आज? अब बताइए, अब बेहतर हुई है क्या पहले से? अब ठीक आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। ओह सॉरी, माइक ही नहीं लगा रखा मैं। अब ठीक आएगी भैया, अब ठीक आएगी। माइक ही नहीं लगा रखा, टेबल पे पड़ा है माइक। अब ठीक आएगी भैया। तो आई होप आपको पहले वाला समझ में आया है, दोबारा रिपीट करना है। इससे पहले जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आया है? रिपीट करें या बढ़ जाएंगे जैकोबियन ट्रेजेडी की तरफ, ये और बता दीजिए बस। हाँ बेहतर आएगी। माइक ही नहीं लगा रखा था ना, लैपटॉप में लगा था लेकिन यहाँ नहीं लगा था कॉलर पर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैकोबियन ट्रेजेडी स्टार्ट करते हैं। जैकोबियन ट्रेजेडी रिफर्स टू द वर्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जैकोबियन ट्रेजेडी हम उन रचनाओं को कह रहे हैं, उन ट्रेजेडीज को कह रहे हैं जो जेम्स फर्स्ट के कार्यकाल में आई हैं। दिस पीरियड फॉलोड द एलिजाबेथन एरा। अब इससे पहले हम जानते हैं कि एलिजाबेथन एरा था। एंड कंटिन्यू टू बिल्ड अपॉन द ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। और जो फिर से करा दें, ठीक है हम फिर से करा देते हैं भैया एक बार। तो जैकोबियन और कैरोलाइन एज हमने शुरू करी है पढ़ने की, और अभी हम पहले हम जैकोबियन और कैरोलाइन एज को समझ रहे हैं कि जैकोबियन एज तो उसे कहते हैं जब किंग जेम्स फर्स्ट राइन कर रहे थे, और उनका जो क्या बोलते हैं हिंदी में, साम्राज्य काल बोलते हैं, कार्यकाल तो आई थिंक उसको बोलते हैं जो किसी सरकारी महकमे का होता है। तो वो 1603 से 1625 तक चला है। तो 1603 से 1625 तक के काल को जैकोबियन एज बोलते हैं। जेम्स फर्स्ट के नाम पर ये नाम पड़ा है, क्योंकि जेम्स को लैटिन भाषा में जेकबस बोलते थे, वहाँ से जैकोबियन आया है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद ये गद्दी पर बैठे थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ था ड्रामा और पोइट्री का। उसके बाद कैरोलाइन एज आएगी 1625 से लेकर 1649 तक, लगभग 24 साढ़े 24 साल ये रहेंगे। चार्ल्स फर्स्ट का लैटिन नाम कैरोलस था, इसीलिए यहाँ से वो कैरोलाइन एज आया है, ये चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर आया है। इसमें भी काफ़ी फ्लॉरिश हुआ थिएटर, पब्लिक थिएटर बहुत बनाए गए थे इस काल में, लेकिन 1642 में पार्लियामेंट थिएटर्स को बैन कर देगी। चार्ल्स फर्स्ट का जो कार्यकाल रहेगा 1625 से 49 तक वाला, इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे, सिविल वॉर देखने को मिलेगा, और बहुत उथल पुथल मचेगी, बहुत अपहीवल होगा। सब कुछ आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाने वाले थे जैकोबियन ट्रेजेडी, यानी कि 1603 से लेकर 1625, जब तक जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे हैं, उस दौर में जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं उनको हम जैकोबियन ट्रेजेडी बोलते हैं। दिस पीरियड फॉलोड द एलिजाबेथन एरा। इससे पहले एलिजाबेथन एरा था, एज वी ऑल नो, कंटिन्यू टू बिल्ड अपॉन द ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। और यहाँ पर लगातार जो ड्रामेटिक ट्रेडिशंस, जो परंपराएं पहले से एलिजाबेथन एज में स्थापित कर दी गई थी, उन्हीं से आगे विकास जारी रहा प्ले राइट्स के द्वारा, लाइक क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर, जो इन दोनों ने स्थापित किया था कि देखो ऐसे ड्रामा लिखेंगे हम लोग, वो इस दौर में भी जैकोबियन एरा में भी जारी रहा। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं जैकोबियन ट्रेजेडी के, ठीक है, वो सुन लीजिए आप लोग। पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भैया जैकोबियन एरा में जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी उनके प्लॉट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, उनकी जो कहानियां होती थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इंट्रिकेट एंड ऑफन कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट्स विद मल्टीपल सब प्लॉट्स। ठीक है, एक मुख्य कहानी होती थी, मुख्य कहानी के इतर कुछ छोटी छोटी कहानियां होती थी, सब प्लॉट्स होते थे, और वो सारी कहानियां एक दूसरे से इंट्रिकेट होती थी। ठीक है, एक दूसरे से उलझी हुई होती थी, कॉन्वोल्यूटेड होती थी। धीरे धीरे वो एक एक करके सिरा खुलता था और लास्ट में आके सारी कहानियां खत्म हो जाती थी।
मान लीजिए बैकड्रॉप में कोई कहानी चल रही है और मुख्य जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा उसकी कहानी चल रही है, वो कहानी ऐसे ऐसे पैरेलल चल रही है दोनों कहानियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आके दोनों मिलेंगी ज़रूर कहानियाँ, और जब दोनों कहानियाँ मिल जाएंगी तो फिर अंत की तरफ बढ़ जाएगा सब कुछ। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स जो थे वो जैकोबियन एरा के ट्रेजेडीज का एक की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके अलावा इस एरा में साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिली, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। किरदारों की जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं, उन पर बहुत ध्यान दिया गया राइटर्स के द्वारा। ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई मर्डर हो रहा है तो उस मर्डर का असर उस शख्स के बेटे पर या बेटी पर क्या पड़ रहा है और वो मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे जूझ रहा है, साइकोलॉजिकल किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उस पर बहुत जोर दिया गया, जो कि एलिजाबेथन एरा में इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था। डार्क थीम्स एक और कैरेक्टरिस्टिक है जैकोबियन ट्रेजेडीज का। फ्रिक्वेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, लगातार ट्रेजेडीज के अंदर इस तरह की थीम्स पर बात होती थी, जैसे कि करप्शन, रिवेंज, डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट पर बात होती थी, उनके डार्कर पहलुओं पर बात होती थी। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखाया जाता था, इंसान के एक दूसरे पहलू का जिक्र होता था कि वो क्राइम क्यों कर रहा है, वो चोरियां क्यों कर रहा है। ठीक है, तो डार्क थीम्स पर काफ़ी ट्रेजेडीज लिखी गई। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक था जैकोबियन ट्रेजेडी का, वो था वेलेंस एंड सेंसेशनलिज्म। एक तो हिंसा बहुत होती थी ट्रेजेडी में, दूसरा सनसनीखेज चीज़ें होती थी, है ना, सेंसेशंस बनाए जाते थे, इंक्रीज डिपिक्शन ऑफ वियलेंस, जो हिंसा का वर्णन था वो बढ़ा और सेंसेशनल एलिमेंट्स डाले गए। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप जैकोबियन ट्रेजेडीज में देखते हैं, ये इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक जैकोबियन ट्रेजेडी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो 3 तो इनमें से कोई होंगे और एक को अलग से लिखा होगा। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। अब कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जैकोबियन ट्रेजेडीज के। ठीक है, तो एक तो विलियम शेक्सपियर, क्योंकि वो जैकोबियन एरा में भी आ रहे हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की डेथ हो रही है 1616 में, और जैकोबियन एरा कब से कब तक है, 1603 से 1625 तक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो 1616 तक तो हैं हमारे शेक्सपियर। ऑल्दो ही रोट मैनी ऑफ हिज ग्रेट ट्रेजेडीज ड्यूरिंग एलिजाबेथन एरा, वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने अपनी ज़्यादातर महानतम ट्रेजेडी एलिजाबेथन एरा में लिख दी थी, 1603 से पहले। सम ऑफ हिज वर्क्स फ्रॉम द जैकोबियन पीरियड इंक्लूड, लेकिन जैकोबियन पीरियड में इनकी कुछ रचनाएं थी जो उन्होंने बाद में लिखी थी, उसमें थे ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। देखा जाए तो 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसमें से 3 तो उन्होंने यही लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा जॉन वेबस्टर थे, नोन फॉर हिज डार्क एंड ब्रूडिंग प्लेज, ये जाने जाते हैं अपने डार्क एंड ब्रूडिंग प्लेस के लिए, जैसे द डचेस ऑफ माल्फी आपने इनका पढ़ा होगा। ठीक है, जॉन वेबस्टर का, और द वाइट डेविल, बहुत अच्छा प्ले है ये भी भाई, वाइट डेविल, कभी वीडियो बनाएंगे चैनल पर इसकी। थॉमस मिडल्टन को ऑथर्ड सेवरल प्लेज, इन्होंने कई प्लेज को ऑथर्ड में लिखे थे, मिलकर लिखे थे अलग अलग लोगों के साथ, जैसे द चेंजलिंग करके इनका एक प्ले था, एक ट्रेजेडी थी, विलियम रॉली के साथ मिलकर उन्होंने लिखी थी द चेंजलिंग। ठीक है, अब है कैरोलाइन ट्रेजेडी। अब कैरोलाइन एज, जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर आए 1625 से 1649 तक। ठीक है, अब उस दौर में किस तरह की ट्रेजेडीज लिखी गई वो देख लेते हैं। कैरोलाइन ट्रेजेडी रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग द राइन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। कैरोलाइन ट्रेजेडी हम उन रचनाओं को कह रहे हैं जो चार्ल्स फर्स्ट के कार्यकाल में लिखी गई। मुझे बहुत दिमाग में चुभ रहा है कार्यकाल वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा कि हिंदी में क्या बोलते हैं राइन को, जब एक राजा एक पर्टिकुलर पीरियड में राज करके आता है, तो क्या बोलते हैं हिंदी में। दिस एरा वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल टर्मोइल, ये एरा आप मार्क कर सकते हैं कि इसमें बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, बहुत राजनीतिक भैया उठापटक हुई थी, वो पढ़ाएंगे आपको अभी। लीडिंग अप टू द इंग्लिश सिविल वॉर, इतनी राजनीतिक उठापटक हुई कि इंग्लिश सिविल वॉर हुआ। एंड दिस इंस्टेबिलिटी ऑफन इन्फ्लुएंस द थीम्स, अब ये जो इंस्टेबिलिटी थी समाज में, इसकी वजह से क्या हुआ कि थीम्स को इन्फ्लुएंस किया, प्लेस की टोन्स को इन्फ्लुएंस किया, लिटरेचर की। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे आसपास हमारे समाज में जो हो रहा होगा, जो हमारी राजनीति में हो रहा होगा, शासनकाल, यस सारिका थैंक यू, कार्यकाल नहीं शासनकाल। ठीक है, हाँ ये वो हिंदी वर्ड है। तो
जो हमारे समाज में हो रहा होगा उसका असर सीधा सीधा हमारे लिटरेचर पर पड़ता है। ठीक, अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो कैरोलाइन एज में जो ट्रेजेडी लिखी गई उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि वो एलिगेंस और रिफाइनमेंट उसमें मिलता था, टेंडेंसी टूवर्ड्स मोर रिफाइंड एंड एलिगेंट लैंग्वेज। जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था इस दौर में, उसमें जो भाषा थी वो बहुत ही रिफाइंड थी, बहुत ही एलिगेंट थी। ठीक, उसमें आम बोलचाल की भाषा जिसे हम कॉलक्वल बोलते हैं उसका यूज़ बहुत कम किया जाता था। इसके अलावा पॉलिटिकल एलिगरी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, और हो भी क्यों ना जब इतना कुछ हो रहा है। ग्रेटर यूज ऑफ एलिगरी टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा एलिगरी, जातक कथाओं, एलिगरी यानी जातक कथाओं का यूज़ किया गया पॉलिटिकल सिचुएशंस पर कमेंट करने के लिए, अलग अलग कहानियों को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। मोरल और सोशल इश्यूज, कई नैतिक और सामाजिक मुद्दों को इन ट्रेजेडीज में उठाया जाता था। एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल एंड सोशल इश्यूज विद द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी लिखते थे लेकिन ट्रेजेडी इस तरह से लिखी जाती थी कि उससे कोई नैतिक पाठ दिया जा सके या कोई सामाजिक मुद्दा उठाया जा सके। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उस दौर के। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी इसमें उस दौर में है जॉन फॉर्ड, जाने जाते हैं अपने इंटेंस और प्रायः ऑफन डिस्टर्बिंग ट्रेजेडीज के लिए। ये ऐसी ट्रेजेडी लिखता है भैया जॉन फॉर्ड कि आप जब देखें स्टेज के ऊपर इनको परफॉर्म होता हुआ तो आपको कुर्सी से उठने में 5-1 मिनट लग जाएंगे, इतनी डिस्टर्बिंग ट्रेजेडीज लिखते थे भाई ये। इनकी एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है इट्स पिटी शी इज़ अ होर। जेम्स शर्ली हैं एक आदमी, भैया रोट बोथ कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। जेम्स ने तो देखो कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज दोनों लिखी थी, लेकिन इनकी एक रचना है द कार्डिनल करके, हाईलाइटनिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैरोलाइन ड्रामा। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है कैरोलाइन ड्रामा को। अब जैकोबियन कॉमेडी पढ़ लेते हैं। अब जब जेम्स फर्स्ट रहे यानी कि 1603 से 1625, तो उसमें कुछ कॉमेडीज लिखी गई, वो कॉमेडी की बात कर लेते हैं। ठीक, ट्रेजेडी की बात हो गई दोनों दौर की, हमने जैकोबियन ट्रेजेडीज भी पढ़ ली, ठीक है, और कैरोलाइन ट्रेजेडीज भी पढ़ ली, कॉमेडी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द राइन ऑफ जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में जैकोबियन कॉमेडी वॉज मार्क बाय इट्स विट। जैकोबियन ट्रेजेडी को आप ये मार्क कर सकते हैं कि उसमें एक तो विट बहुत होती थी, बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता, सटायर होता था, ठीक है, एंड ऑफन मोर साइनिकल टोन, और काफ़ी साइनिकल टोन थी कॉमेडीज़ की। साइनिकल कहते हैं दोषदर्शी, उस पर दोष ढूंढने की कोशिश होती थी किरदारों में, कंपेयर टू द प्रिसीडिंग एलिजाबेथन एरा। ये सारी चीज़ें आपको एलिजाबेथन एरा जो इससे पहले का एरा है वहाँ देखने को नहीं मिलती कॉमेडीज़ में। दीज कॉमेडीज ऑफन डिपिक्टेड सिटी लाइफ। जैकोबियन कॉमेडीज 1603 और 25 के बीच में जो कॉमेडीज लिखी गई हैं उसमें शहरी जीवन का बहुत वर्णन होता था, एक्सप्लोर थीम्स होती थी, उसमें सोशल एम्बिशन की बात होती थी, जैसे किरदारों को दिखाया जाता था कि मुझे सामाजिक स्टेटस को बढ़ाना है, ठीक है, बड़ा आदमी बनना है, ग्रीड, लालच दिखाया जाता था, एंड द फॉलीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानी बिहेवियर की फॉलीज का वर्णन होता था कि इंसान अपने बिहेवियर से क्या क्या गलतियां कर सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जैकोबियन कॉमेडीज का दरअसल यही है कि सिटी कॉमेडीज बहुत लिखी गई, शहरी लोगों पर बहुत जोर दिया गया, फोकस ऑन द बस्टलिंग लाइफ एंड द वाइसेस ऑफ लंदन। लंदन की जो वो बजाती भैया लाइफ है, भीड़ भड़ाके वाली, लंदन शहर के जो अवगुण हैं, वाइसेस हैं, उन पर फोकस होता था कॉमेडीज़ में। ऑफन फीचरिंग मर्चेंट्स, इन कॉमेडीज़ में प्रायः एक व्यापारी होता था, कोई कॉन आर्टिस्ट होता जो पागल बना लेता था, लूट लेता था, ठीक है, अर्बन सेटिंग्स होती थी, शहरी सेटिंग्स होती थी। इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था वो था सटायर। शार्प और बाइटिंग सटायर करते थे कॉमेडी प्लेराइट्स, टारगेटिंग सोशल प्रिटेंशंस एंड करप्शंस। जो सामाजिक शोशेबाजी थी, प्रिटेंशियस का मतलब दिखावा था, उसके ऊपर टारगेट करते थे, ठीक है, करप्शन के ऊपर टारगेट करते थे, बहुत सटायरिकल थे कॉमेडीज। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, जैसे कि जैकोबियन ट्रेजेडी में भी कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते थे, यहाँ पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते थे, इंट्रिकेट प्लॉट्स होते थे, मल्टीपल इंटरवीनिंग स्टोरी लाइन्स होती थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी, क्लेवर रेजोल्यूशंस होते थे, ठीक है, एक कहानी गांव में चल रही है, एक कहानी शहर में चल रही है, पता लग रहा है कि शहर में जो कहानी चल रही है
उसका जो हीरो है वो गांव में जो कहानी चल रही है वो उसकी बहन है जो बचपन में बिछड़ गई थी। तो दो कहानियाँ पैरेलल चल रही हैं इंटरवीनिंग, और लास्ट में आके मिल जाती हैं। तो ये बिल्कुल जैसे ट्रेजेडी में होता था वैसे ही कॉमेडी में भी होता था। ठीक है, कुछ नोटेबल प्ले राइट्स और उनके वर्क्स देख लेते हैं जैकोबियन कॉमेडी में। पहले है बेन जॉनसन। भाई इससे बड़ा नाम तो नहीं है कोई बेन जॉनसन से। अ मास्टर ऑफ द सिटी कॉमेडी, इन्हें मास्टर ऑफ द सिटी कॉमेडी कहा जाता है। ये जाने जाते हैं अपने कुछ प्लेस के लिए। इनके सबसे फेमस कॉमेडी है वॉल्पोनी। इसके अलावा द एल्केमिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसके अलावा बार्थोलोम्यू फेयर करके एक इनका प्ले है वो। हिज वर्क्स ऑफन फीचर सटायरिकल डिपिक्शंस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इनके वर्क्स में प्रायः सटायरिकल डिपिक्शन होता था, कटाक्ष करते थे वर्णन करते हुए अपने समकालीन सोसाइटी पर और ह्यूमन फॉली पर। इसके बाद एक शख्स और थे जो बहुत बेहतरीन कॉमेडी लिखते थे जैकोबियन एरा में, वो थे थॉमस मिडल्टन। ये जाने जाते हैं अपने एक कॉमेडी के लिए अ चेस्ट मेड इन चीप साइड। बहुत अच्छा कॉमेडी है। द रोरिंग गर्ल एक और था जो इन्होंने थॉमस डेकर के साथ मिलकर लिखा था। थॉमस डेकर भी बहुत फेमस इंसान है और विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी में लिखा था ये नाम। विच प्रोवाइडेड इंसिसिव कमेंट्री और अर्बन लाइफ। रोरिंग गर्ल में इन्होंने शहरी जीवन, जो समकालीन शहरी जीवन था उनके ज़माने का, उसमें एक कमेंट किया था, और सोशल मूड्स पर कमेंट किया था, जो सामाजिक ताना बाना था उस पर कमेंट था। इसके अलावा दो लोग और थे, ये दोनों साथ ही लिखे जाते हैं हमेशा, फ्रांसिस बेमंट और जॉन फ्लेचर। कोलैबोरेटेड ऑन सेवरल सक्सेसफुल कॉमेडीज। इन दोनों ने मिलकर कई सफल कॉमेडीज लिखी, जिसमें शामिल है द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल, ये तो बहुत ही फेमस है। विच पैरोडीड शिवेलरिक रोमांसेस। इसमें कई शिवेलरिक रोमांसेस दिखाए गए कि लड़का जो है वो रिझाने की कोशिश कर रहा है लड़की को, और टेस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ऑडियंसेस, और उस जमाने की जो ऑडियंस थी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉमेडीज लिखा करते थे जो वो देखना चाहती थी। ठीक है, फिर है भैया हमारे पास कैरोलाइन कॉमेडी। अब हम उन कॉमेडीज़ को देख लेते हैं, उन कॉमेडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, जो कॉमेडीज़ हमारे पास आई हैं कैरोलाइन एज में, यानी जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठ गए 1625 से 1649 तक। अब इस दौर में किस तरह की कॉमेडी लिखी गई हैं वो देखिए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान कैरोलाइन कॉमेडी कंटिन्यू टू इवॉल्व। कैरोलाइन कॉमेडी जो है वो लगातार इवॉल्व की, ऑफन रिफ्लेक्टिंग द पॉलिटिकल टेंशंस। इसमें प्रायः पॉलिटिकल टेंशंस के बारे में बातें होती थी, सोशल चेंजेस दिखाए जाते थे उस पीरियड के। कॉमेडीज फ्रॉम दिस एरा टेंडेड टू बी मोर रिफाइंड एंड एलिगेंट। कैरोलाइन कॉमेडी जो थी 1625 के बाद वाली, इसमें जो कॉमेडी लिखी गई वो बहुत ही रिफाइंड और एलिगेंट लिखी गई। उसमें फूहड़ता की कमी थी, फूहड़ नहीं थी वो कॉमेडीज़। विद अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रोमांटिक प्लॉट, ज़्यादातर जोर रोमांटिक प्लॉट्स पर दिया जाता था और कोर्टली सेटिंग्स पर। ठीक है, कि लड़का रिझा रहा है, ठीक है, लड़की मान नहीं रही है, इस तरह की कॉमेडी ज़्यादा लिखी जाती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं कुछ। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कैरोलाइन कॉमेडीज़ का कि रोमांटिक और कोर्टली कॉमेडीज़ होती थी। अब देखो कोर्टली कॉमेडीज़ का मतलब यहाँ पर दरबारी कॉमेडीज़ से नहीं है भैया, है ना। कोर्टली यहाँ पर इस चीज़ को नहीं दर्शा रहा। कोर्टशिप किसे बोलते हैं? जब लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है एंड ही ट्राइज टू वू हर, ठीक है, उसको रिझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो कोर्टशिप कहलाती है। या शादी से पहले जो एक लड़का लड़की साथ समय बिताते हैं, एंगेजमेंट के बाद शादी से पहले, वो कोर्टशिप पीरियड कहलाता है। तो उस तरह की कॉमेडीज़ लिखी जाती थी। इन पर एम्फेसिस होता था रोमांस पर, मैनर्स पर और इंट्रीग्स ऑफ द कोर्ट पर। ठीक है, पॉलिटिकल सटायर बहुत लिखे गए। सटल और समटाइम्स एलिगोरिकल रेफरेंसेस दिए जाते थे पॉलिटिकल इश्यूज के, कोर्टली लाइफ के, दरबारी जीवन के। यहाँ पर कोर्टली लाइफ का मतलब दरबारी जीवन है। एलिगेंट लैंग्वेज, बहुत ही रिफाइंड और विटी डायलॉग लिखे जाते थे और सोफिस्टिकेटेड प्लॉट्स होते थे। पढ़े लिखे लोगों को, कुलीन वर्ग को दिखाया जाता था। ठीक है, बहुत ही ठाट बाट वाले सोफिस्टिकेटेड कहानियाँ लिखी जाती थी। कैरोलाइन कॉमेडी में कुछ नोटेबल प्लेराइट्स हैं। एक तो जेम्स शर्ली, जो ऊपर भी पढ़ा था हमने। ये जाने जाते अपने सोफिस्टिकेटेड कॉमेडीज़ के लिए, जैसे इनकी कॉमेडी बहुत फेमस है द लेडी ऑफ प्लेजर और हाइड पार्क। भाई ये बहुत, हाइड पार्क बहुत फेमस है। विच ऑफन डिपिक्टेड द मैनर्स एंड फॉलीज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। इसमें एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग है, अमीर लोग हैं, उनके मैनर्स, उनके फॉलीज, उनके
उनकी कमियाँ, ठीक है, उनकी बदतमीजियाँ, उन सब का वर्णन था इनमें, द लेडी ऑफ प्लेजर में और हाइडे पार्क में। जॉन फॉर्ड थे तो बेटर नॉन फॉर हिज ट्रेजेडीज, जैसे ऊपर हमने आपको बताया था कैरोलाइन ट्रेजेडी में कि जॉन फॉर्ड अपने ट्रेजेडीज के लिए फेमस हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कॉमेडीज भी लिखी हैं, जिसमें एक कॉमेडी इनकी बहुत फेमस है, द लवर्स मेलैंकोली, विच ब्लेंड रोमांटिक एंड कोर्टली एलिमेंट्स। इसमें रोमांस और कोर्टली एलिमेंट्स को मिलाकर इसको लिखा गया था। रिचर्ड ब्रोम एक नाम आपको याद रखना है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कैरोलाइन कॉमेडी का। अ फॉर्मर सर्वेंट ऑफ बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन के नौकर थे। बेन जॉनसन महानतम कॉमेडी प्ले राइट। ब्रूम रोड कॉमेडीज सच एज, इन्होंने कई कॉमेडीज लिखी, जैसे कि जो विल क्रू करके एक लिखी थी इन्होंने, और एंटीपोड्स करके एक इनकी कॉमेडी है, विच कंबाइंस सोशल सटायर विद इंगेजिंग प्लॉट्स। इसमें भी सोशल सटायर किया गया है कई इंगेजिंग कहानियों के साथ, कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनको मिलाकर एक बड़ी कहानी का रूप दिया गया है। रिचर्ड ब्रूम एक बहुत फेमस आदमी है, खासतौर से इनके बैकग्राउंड को अगर देखें तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ही हैड बीन अ सर्वेंट टू बेन जॉनसन, तो इस वजह से। ठीक है भैया, तो हमने एलिजाबेथन एज पढ़ा, हमने देखा कि भैया 1603 में आके, ठीक है, 58 से 1603 तक आते आते लगभग 45 साल एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी रही, वो एलिजाबेथन एज कहलाया। अब 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे, वो जैकोबियन एरा कहलाया। 1625 से 49 तक लगभग 24 साल चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे, वो भैया कैरोलाइन एज कहलाई, कैरोलाइन एरा कहलाया। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे कहेंगे, आप सिर्फ हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट पर जाऊंगा, ठीक है, गौर से सुनते रहिएगा बस। तो आपने ये देखा है अपने आसपास कि बहुत सारे देशों से जो मोनार्की है, राजशाही जिसे बोलते हैं, वो चली गई, हमारे देश से भी चली गई। हमारे देश में बहुत सारे राजा रहे, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने संविधान को अपनाया, ठीक है, और राजशाही को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब हम अपने सांसद चुनते हैं, अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। ऐसा कई देशों में हुआ, लेकिन अभी भी कई देशों में मोनार्की है, जैसे कि सऊदी अरबिया में है, या और भी कई देशों में मोनार्की है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, तो कई देशों में अभी भी मोनार्की है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देशों ने डेमोक्रेसी को अपना लिया। अब आप इंग्लैंड को देखिए, अभी इंग्लैंड में परसों इलेक्शन में उन्होंने अपना प्रधानमंत्री चुना, स्टार्मर करके नया प्रधानमंत्री चुना, ऋषि सुनक को उन्होंने हरा दिया, लेकिन वहाँ पर अभी भी राजा है, ठीक है। वहाँ का जो चीफ होता है स्टेट का, वो राजा होता है, क्राउन होता है। हमारे यहाँ जो चीफ होता है स्टेट का, वो राष्ट्रपति होता है, वो मुखिया है हमारी सरकार का, राष्ट्रपति। तो वहाँ पर राजा होता है। तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी में मोनार्की शामिल है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोनार्की की जड़ें जो हैं इंग्लैंड में, वो कितनी गहरी हैं। जब से हमें इतिहास पता है इंग्लैंड का, तब से 2024 तक इंग्लैंड के इतिहास में राजा रहा है। और अभी भी बीच बीच में कभी कभी बातें उठ जाती हैं कि अरे ख़त्म करो राजशाही को, क्यों हम इनका खर्चा उठा रहे हैं राजाओं का, क्योंकि उनको पैसा जाता है मोनार्की को उनके खर्चे के लिए, कि ख़त्म करो बेफालतू में, क्यों मोनार्की ढो रहे हैं हम, जब हम अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो अब इसकी क्या ज़रूरत है भैया, हमें मोनार्की की, राजा की क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन जब भी ये बात इंग्लैंड में उठती है, लोग भड़क जाते हैं, नहीं भैया राजा नहीं ख़त्म करेंगे हम अपना भाई। तो उनको मोनार्की से बहुत प्यार है, मोनार्की की जो जड़ें जो है इंग्लैंड में, वो बहुत गहरी हैं। इंग्लैंड के पूरे इतिहास में ये जो आपको स्क्रीन पर इंटररेग्नम के 11 साल नजर आ रहे हैं, 49 से 60 तक, इन 11 सालों के अलावा इंग्लैंड के पूरे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं रहा है, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि राजा ना रहा हो सिवाय इन 11 सालों के। ऐसा नहीं है कि राजा के खिलाफ या क्राउन के खिलाफ, रानी के खिलाफ, जो भी गद्दी पर बैठा है, चाहे राजा हो या रानी हो, हम क्राउन बोलेंगे उसे, ऐसा नहीं कि क्राउन के खिलाफ कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, ठीक है, और कत्ल भी हुआ है राजा का, ऐसा नहीं है कि कत्ल नहीं हुआ, राजाओं को मारा भी गया है, लेकिन उसके बाद राजा ही बना है। राजा को मारा गया, राजा बना, राजा के खिलाफ विद्रोह हुआ, राजा ही बना। लेकिन इस इंटररेग्नम में
1649 के बाद जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी से उतरे तो देश को राजा नहीं मिला। इन 11 सालों में, ठीक है, पार्लियामेंट ने सरकार चलाई और पार्लियामेंट का मुखिया बना ओलिवर क्रोमवेल नाम का एक आदमी, जिसने अपने आप को राजा नहीं कहा। ओलिवर क्रोमवेल क्या करता था, राज सिंहासन के बराबर में बैठता था बगल में, और राज सिंहासन पर मुकुट रखता था। कहता था कि मैं जब तक देश चलाऊंगा जब तक हमें एक सूटेबल आदमी नहीं मिल जाएगा राजा बनाने के लिए। तो कहा जाए तो उस वक्त राजशाही नहीं रही, इसीलिए ये जो 11 साल हैं इसे कहा जाता है इंटररेग्नम। इस काल को क्या कहते हैं, इंटररेग्नम। और इंटररेग्नम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराल, ठीक है, मध्य अंतराल। तो चार्ल्स फर्स्ट 49 तक रहेंगे। 1660 में चार्ल्स फर्स्ट का बेटा आएगा, चार्ल्स सेकंड, ठीक है। तो चार्ल्स सेकंड और चार्ल्स फर्स्ट के बीच का जो ये समय अंतराल है, इसी काल को इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में इंटररेग्नम बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं मैं आपको इंटररेग्नम की। तो चार्ल्स फर्स्ट जो था वो कैथोलिक रिलीजन का एक फॉलोअर था। उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था कैथोलिक्स के लिए, और बदतमीजी भी कर रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट बदतमीजी इन द सेंस कई पाबंदियां उसने समाज के ऊपर लगाई हुई थी। जैसे कि एक सबसे बड़ी पाबंदी तो वही थी, द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 करके एक कानून था। तो वो कानून जो है वो चार्ल्स फर्स्ट ने किससे पहले कानून बनाया था, स्टेशनर्स कंपनी करके, उस पर आधारित एक कानून था, वो एक अलग कहानी है। तो इसने इस तरह के कुछ कानून बनाए हुए थे स्टेशनर्स कंपनी जैसे, जिसमें वो पाबंदी लगाई हुई थी कि आप लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी अंदर की बात ये थी कि कैथोलिक्स के समर्थन करने की वजह से प्रोटेस्टेंट ईसाई इसे पसंद नहीं करते थे। तो दो तरह के ईसाई होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। अगर आपको नहीं पता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो आप अभी सर्च कर लेंगे क्लास के बाद, डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट बाय ऑरेटर इंस्टीट्यूट। एक वीडियो आ जाएगी आपको हमारे चैनल की, उसमें हमने समझाया हुआ आपको ये। तो अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने सत्ता काबिज करने की सोची और एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ। उसमें प्यूरिटन्स, जो प्रोटेस्टेंट का ही पार्ट होते हैं, प्यूरिटन्स, प्रेस्बिटेरियंस, बहुत सारे पादरी, ठीक है, आम जनता, वो सब सड़कों पर उतरी चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ। सड़कों पर उतरने के बाद उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी से उतारा, पहला उसके ऊपर मुकदमा किया, ठीक है। मुकदमे के बाद उससे फांसी दे दी। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ कि किसी राजा को उतारा गया हो गद्दी से, उस पर मुकदमा हुआ हो, उसे मार दिया गया हो, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया हो पब्लिकली सबके सामने, और उसके बाद कोई राजा ना बना हो। चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया, ओलिवर क्रोमवेल सत्ता में आए। अब ओलिवर क्रोमवेल आए थे कि चार्ल्स फर्स्ट जो बदतमीजियां कर रहा है, हम उससे बेहतर देश चलाकर दिखाएंगे, हम आए सुधार के लिए। वो कहते थे कि हम रिफॉर्म के लिए आए हैं। इसी कभी कभी इस काल का आपको रिफॉर्मेशन एरा भी मिलेगा लिखा हुआ, इसी वजह से प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने दावा किया कि हम सुधार के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने सुधारा कुछ भी। ओलिवर क्रोमवेल उससे भी बड़ा टायरेंट साबित हुआ, उससे भी बड़ा निरंकुश साबित हुआ चार्ल्स फर्स्ट से। उसने अलग अलग पाबंदियां लगाई, जैसे चार्ल्स फर्स्ट ने स्टेशनर्स कंपनी लगाया था, इसने लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 लागू किया। इसने पार्लियामेंट को बहुत ताकत दे दी। ओलिवर क्रोमवेल ने राजशाही खत्म कर दी। पार्लियामेंट ताकतवर थी और पार्लियामेंट का लीडर कौन था, ओलिवर क्रोमवेल खुद। अब इसने इतनी बदतमीजियां करी कि पब्लिक इससे 11 साल में खिन हो गई कि भैया इसे उतारो गद्दी से, और लोगों को राजशाही फिर याद आने लगी। चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड, जब चार्ल्स फर्स्ट को मारा गया तो कुछ जो लॉयल दरबारी थे वो चार्ल्स सेकंड को अपने साथ यूरोप ले गए थे। अब उन 11 सालों में चार्ल्स सेकंड जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर घूम रहा था, कभी इटली जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। 11 साल जब थक गई पब्लिक तो भैया षड्यंत्र रचे गए और चार्ल्स सेकंड को वापस गद्दी पर लाया गया और उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। 1660 में वो गद्दी पर वापस बैठेंगे चार्ल्स सेकंड। वहीं से स्टार्ट होगा हमारा द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन की हिंदी होती है पुनर्स्थापना, क्योंकि राजशाही की पुनर्स्थापना होगी 1660 में, लेकिन वो बात बाद में। पहले ये 11 सालों का इतिहास पढ़ते हैं। इसमें क्या ड्रामा लिखा गया, ड्रामा पर क्या असर हुआ इन 11 सालों का,
वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुनिए, पानी पी लेते हैं ना। चलिए, करें स्टार्ट। इंटररेग्नम। द इंटररेग्नम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो समय अंतराल है अंग्रेजी साहित्य का, स्पैनिंग फ्रॉम 1649 टू 1660, जो 1649 से 1660 तक जाता है, रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एंड टर्बुलेंट चैप्टर। ये बहुत ही यूनिक और परेशान कर देने वाला चैप्टर है, मार्क्ड बाय पॉलिटिकल अपहीवल। इसमें राजनीतिक उठापटक हुई, प्रोफाउंड चेंजेस, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए लिटरेरी एक्सप्रेशन में। दिस पीरियड बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ये पीरियड बीच का पीरियड है, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या, उनका एग्जीक्यूशन, और चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन, ठीक है, चार्ल्स सेकंड का गद्दी पर वापस बैठना, ठीक है। चार्ल्स सेकंड के गद्दी पर वापस बैठना, ये 11 साल जो है बीच में, ये इंटररेग्नम है। दिस पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब इस पीरियड ने कई राजनीतिक परिवर्तन देखे, बहुत बड़े बड़े। आप बताओ इससे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा कि राजा को मार दिया गया भैया, है ना, विच डीपली इन्फ्लुएंस लिटरेरी प्रोडक्शन। और इस परिवर्तनों ने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला, बहुत बड़ा परिवर्तन डाला लिटरेरी प्रोडक्शन पर। यह तय हुआ कि अब अगले 11 सालों में देश में क्या छपेगा, क्या लिखा जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा। क्या हुआ, पढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटररेग्नम इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इंटररेग्नम के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अब, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है प्यूरिटन इन्फ्लुएंस। जैसे हमने आपको बताया कि दो धर्म है मुख्य, मतलब ईसाई धर्म जो है मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट धर्म में भी अलग अलग सेक्ट हैं, ठीक है। जैसे मुसलमान हैं, दो रूप से मुख्य रूप से बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। लेकिन सुन्नियों में कई तरह के सेक्ट हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे हर रिलीजन में है। क्रिश्चियनिटी भी दो मुख्य रूप से डिवाइडेड है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर है। फिर उन्हीं में प्रोटेस्टेंट्स में प्यूरिटन्स होते हैं, ठीक है, एक सेक्ट प्यूरिटन्स का होता है, वो बहुत ज़्यादा अति धार्मिक होते हैं ये लोग प्यूरिटन्स। और प्यूरिटन्स कौन होते हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप सर्च करिए सिंपल हु आर प्यूरिटन्स, ठीक है, और आप ऑरेटर इंस्टीट्यूट करके सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्यूरिटन इन्फ्लुएंस था भाई इस दौर में 11 सालों में, क्योंकि सत्ता इन्हीं के पास थी। ओलिवर क्रॉमवेल इसी रिलीजन को फॉलो करता था, ठीक है। द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, ये जो प्यूरिटन कॉमनवेल्थ सरकार बनी, इसे कॉमनवेल्थ सरकार कहा गया था। ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में ये जो सरकार बनी, इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट मोरल एंड रिलीजियस कोड्स। इस सरकार ने बहुत ही कड़े कानून लागू कर दिए, नैतिकता के, धार्मिक कानून, नैतिक कानून। ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं पढ़ोगे, यहाँ नहीं जाओगे, बाइबल को नहीं कोसोगे, पादरी को कुछ नहीं कहोगे, राजा को कुछ नहीं कहोगे। दिस प्यूरिटैनिकल इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू लिटरेचर। अब ये जो इन्फ्लुएंस था प्यूरिटन्स का, ये साहित्य तक पहुंचा, एम्फेसाइजिंग डिडक्टिक एंड रिलीजियस थीम्स। इससे क्या हुआ कि जो लिखा जा रहा था उसमें वो उपदेश देने लगे, डिडक्टिक थीम पे लिखा जाने लगा। डिडक्टिक का उपदेश देना, रिलीजियस थीम्स आ गई वापस, वाइल डिस्करेजिंग फॉर्म्स कंसीडर्ड फ्रिवलस और इमोरल। इससे अलावा जो फॉर्म्स लिखी जाती थी, जैसे कोई कॉमेडी लिख रहा है, कोई रोमांस लिख रहा है, उसे फ्रिवलस माना जाता था, उसे इमोरल, अनैतिक माना जाता था, अश्लील माना जाता था। भाई ये क्या लिख रहे हो तुम। इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। जैसे इंटररेग्नम में मिल्टन, जॉन मिल्टन सबसे बड़ा नाम है, और जॉन मिल्टन खुद प्यूरिटन है। जॉन मिल्टन प्यूरिटन है,
और जॉन मिल्टन ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक तरीके से विदेश मंत्री टाइप मंत्री थे वो, द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग करके एक नाम दिया जाता उस पोस्ट को, वो थे वो। तो जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे बेहतर एग्जाम्पल हम दे नहीं सकते आपको। तो मिल्टन ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में मंत्री, खुद एक प्यूरिटन और बहुत बड़े साहित्यकार। उन्होंने प्ले लिखा कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स प्ले में वो लड़कियों को ये समझा रहे हैं कि उनका वर्जिन रहना कितना ज़रूरी है, वो मोरालिटी सिखा रहे हैं लड़कियों को। तो इस तरह की थीम वापस आ गई, मोरालिटी सिखाई जा रही है, रिलीजन सिखाया जा रहा है, ये सब प्यूरिटन इन्फ्लुएंस था लिटरेचर पर। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई साहित्य में, वो हुआ भैया सेंसरशिप और पैम्फलेटियरिंग। अरे हो जा भैया। एक तो सेंसरशिप, रोकथाम, ये नहीं छपेगा, वो नहीं छपेगा, ये नहीं लिखोगे, वो नहीं लिखोगे, चर्च की बुराई नहीं कर सकते, ईसाइयत की बुराई नहीं कर सकते, राजा की बुराई नहीं कर सकते। और पैम्फलेट नई चीज़ आई भाई एक। ठीक है, और ये पैम्फलेट दरअसल सेंसरशिप की वजह से ही आई। अब सेंसरशिप कैसी हुई? ये एक कानून बनाया गया, जैसे लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 बोल रहा हूँ मैं बार बार। उस कानून में ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार ने ये कह दिया कि आपको अगर कुछ लिखना है तो आप पहले उसको हमारे बाशिंदों के पास भेजेंगे, हमारे कुछ 2-4 आदमी बैठे होंगे महकमे में, उनके पास भेजोगे, वो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और वो बताएंगे कि छपेगा नहीं छपेगा। कुछ लोग भड़क गए इस पर, तो उन्होंने क्या किया कि हम किताब ही नहीं छाप रहे, 6-6 पन्नों के 8-8 पन्नों के पैम्फलेट छापते थे, बांट देते थे खुद ही सड़क पे जाके, लोग लगा लो, रोक किसे कैसे लगाओगे। तो पैम्फलेटिंग आई नहीं, एक पैम्फलेट नाम की नई चीज़ आई इस दौर में। द क्लोजर ऑफ थिएटर्स इन 1642। अब 1642 में जैसे हमने आपको ऊपर बताया, प्यूरिटन्स ने थिएटर्स बंद कर दिए थे। ये वो ये वैसे वाले लोग नहीं है हमारे समझ में, जिनको लगता है संस्कृति खतरे में है, बिल्कुल वैसे वाले लोग थे प्यूरिटन्स। इन्हें लगता था भाई थिएटर से संस्कृति खतरे में आ जाएगी हमारी, तो उन्होंने थिएटर्स बंद कर दिए। रिजल्टेड इन अ डेक्लाइन इन ड्रामेटिक लिटरेचर। अब जब थिएटर बंद हो गए तो ड्रामेटिक लिटरेचर का पतन हो गया। अब जब थिएटर बंद है तो मैं ड्रामा क्यों लिखूंगा भाई? मूवी थिएटर्स बंद कर दो तो बॉलीवुड मूवी क्यों बनाएगा भाई? सिंपल सी बात है। इंस्टेंट पैम्फलेट्स, अब जब ड्रामा बंद हो गए तो इसके बजाय पैम्फलेट्स लिखे जाने लगे, ट्रैक्ट्स लिखे जाने लगे, सरमन्स लिखे जाने लगे, फ्लोरिश्ड एज व्हीकल्स फॉर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्सप्रेशन। और ये वाहन बने, ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक एक्सप्रेशन के। राइटर्स यूज दीज फॉर्मेट्स टू एंगेज इन विगरस पब्लिक डिबेट। राइटर्स इनका इस्तेमाल करते थे कई विगरस पब्लिक डिबेट्स के लिए, लिखते थे, पब्लिक डिबेट करती थी, बातचीत होती थी। ठीक है, तो वही है। अब एक रास्ता आपने बंद कर दिया है तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जाएगा लिखने के लिए, सिंपल सी बात है ना। ठीक है भैया, अब इंटररेग्नम में कुछ मेजर लिटरेरी फिगर्स एंड वर्क्स आई हैं, वो पढ़ लेते हैं। इंटररेग्नम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो देखो जॉन मिल्टन ही है, इसके अलावा एंड्रयू मार्वेल है एक आदमी। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं। जॉन मिल्टन, अ टावरिंग लिटरेरी फिगर ऑफ द इंटररेग्नम। इंटररेग्नम की टावरिंग फिगर है भैया मिल्टन। देखो खुद प्यूरिटन, उन्हीं के लोगों की सरकार, उसी सरकार में मंत्री। ठीक है, ये आदमी जहां पर लाठी मार रहा है वहीं से पानी निकल रहा है इन 11 सालों में, है ना। तो भैया टावरिंग फिगर थे भैया। मिल्टन्स प्रोज वर्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडेड पॉलिटिकली चार्ज टेक्स्ट। इस पीरियड में मिल्टन ने कई पॉलिटिकली चार्ज टेक्स्ट लिखे, जैसे कि इन्होंने एक लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके एक लेख, एक ट्रैक्ट। ठीक है, TKM बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा इन्होंने इकोनोक्लास्टर्स लिखा था, डिफेंडिंग द रेजिसाइड। इन दोनों लेखों में इन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट को मारा था उसको डिफेंड किया था कि हमने सही मारा, रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को डिफेंड किया कि हमने सही मारा। ठीक है, हाँ, कि हमने सही मारा चार्ल्स फर्स्ट को। ठीक है, और ये जो हमने संसद को सत्ता सौंपी है ये भी हमने सही किया, तो उन्होंने डिफेंड किया था मिल्टन ने इसे। ऑल्दो पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द रेस्टोरेशन। खैर पैराडाइज लॉस्ट तो रेस्टोरेशन के बाद 1667 में लिखी जाएगी पैराडाइज लॉस्ट, अगर आपको सन याद है तो 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होगी। 1660 में चार्ल्स सेकंड गद्दी पर वापस आ जाएंगे, रेस्टोरेशन पीरियड आ जाएगा, तो वो तो खैर बाद में लिखी गई। ठीक है, इट्स थीम्स ऑफ रिबेलियन एंड जस्टिस रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटररेग्नम। लेकिन जो उसकी थीम है पैराडाइज लॉस्ट की, ठीक है, विद्रोह करना, जस्टिस के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, कॉन्फ्लिक्ट विचारों में, वो सब इंटररेग्नम के इस दौर के इन्फ्लुएंस को ही दर्शाता है।
दूसरा नाम इस इंटररेग्नम में है एंड्रयू मार्वेल का, अ पोएट एंड अ सटायरिस्ट, कवि और सटायरिस्ट। मार्वेल्स वर्क फ्रॉम दिस पीरियड सच एज, इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं इस पीरियड में, लेकिन इनकी सबसे फेमस रचना इसमें है एन हॉरेशियन ऑड अपॉन क्रोमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड। PYQ है भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में UGC नेट में, याद रखिएगा, ठीक है। क्रोमवेल के लौटने पर आयरलैंड से उन्होंने ये एक ऑड लिखी थी, बैलेंस्ड एडमिरेशन फॉर क्रोमवेल। इसमें एंड्रयू मार्वेल ने क्रोमवेल की तारीफ की थी विद अ नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, अपनी समझ के साथ, जो भी राजनीतिक जटिलताओं की इनकी समझ थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो ये समाज दो धड़ों में बढ़ जाता है भैया, कांग्रेस अच्छी बीजेपी अच्छी, ठीक है। 10 आदमी से पूछोगे वो बीजेपी की 10 तारीफ कर देगा, कांग्रेस से किसी 10 आदमी से पूछोगे वो कांग्रेस की 10 तारीफ कर देंगे। ऐसे उस वक्त था। ओलिवर क्रोमवेल था एक तरफ राजशाही थी, राजा थे। 10 आदमी को पकड़ के पूछेंगे, कहेंगे राजा बढ़िया है भैया। 10 आदमी को पकड़ के पूछेंगे वो क्रोमवेल बहुत बढ़िया इंसान है भैया, उसने सही सरकार चलाई है। तो समाज पूरी तरह से बढ़ गया था, समाज बटा, लिटरेचर बटा, ठीक है। और लिटरेचर का नुकसान हुआ बहुत इंटररेग्नम में। मतलब आप एक लिटरेरी लवर होने के नाते बस ये सोच लो कि उन 11 सालों में कितना लिटरेचर इन्होंने छपने से रोका होगा कि नहीं ये नहीं छपेगा, ये राजा के खिलाफ, मतलब ये ओलिवर क्रोमवेल के खिलाफ लिखा गया है, ये प्यूरिटन धर्म के खिलाफ लिखा गया है, ये चर्च के खिलाफ लिखा गया है। कितना टेक्स्ट इन्होंने रोका होगा छपने से, जो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया। तो बहुत पतन हुआ, ठीक है। और यही पतन अब हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, डेक्लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का एक तो पतन हुआ, क्योंकि जब थिएटर ही बंद कर दिए तो ड्रामा क्यों लिखा जाएगा, तो पतन हुआ और उसमें एक बदलाव आया इस 11 सालों में, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। यहाँ से अब एक सिंपल सी वो है बात आपके लिए कि 29 तारीख से रात को 9 से 10 एक नया बैच बन रहा है, बैच कोड है TA13 UPTGT का, ठीक है। रात को 9 बजे से शेक्सपियर चलेगा, उसमें हम शेक्सपियर पढ़ाना शुरू करेंगे 29 तारीख से। तो नया बैच है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ऑरेटर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद TA13 एक कोड दिखेगा आपको बैच का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस 5000 रुपये उसकी, ठीक है। तो 5-6 महीने में कंप्लीट होता है बैच। तो अगर नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो तब तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स आप लोगों का, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे नोट्स उसी में आते हैं, क्लासेस के लिंक उसी में आते हैं। जो करुणा ने अभी लिंक भेजा है वो टेलीग्राम ग्रुप का ही है, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, जब हम एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन एज और जैकोबिन एज पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद ये PDF आपको भेजी जाएगी, पहले नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि ये हाथ के हाथ बन रहे हैं नोट्स, हमारे पास पहले से तैयार नहीं है नोट्स। ये हम रोज़ाना बैठते हैं लैपटॉप पर, इन्हें बनाते हैं, फिर आपको आके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम के ग्रुप पर, पहले नहीं मिलेंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिएगा भैया इन लेक्चर्स को, जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार इन वीडियोस को देखेंगे, उतना बेहतर समझ पैदा होगी। एक तो टाइमलाइन की समझ बहुत ज़रूरी है भैया, लिटरेचर पढ़ रहे हो और आपको टाइमलाइन नहीं आती आपके दिमाग में कि कौन सा काल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो लिटरेचर समझने में मुश्किल हो जाती है। तो टाइमलाइन की क्लैरिटी आती है रिवाइज करने से, रिपीट करने से। जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। UGC नेट भी आपका ही निकलेगा, प्रोफेसर भी यहाँ भी बनेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए रिवाइज एज मच एज यू कैन। यू वेलकम शुभम, यू वेलकम मधु। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर। यू वेलकम ईवा।
वेलकम रुचिरा।